बायोटेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट कर रखी है और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में हमने ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाउ व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल? ऑब्वियसली जिनके अंदर क्या होगा, जीन होगा, ट्रांसफर्ड जीन होगा, मीन्स जिसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द सम डिफरेंट जीन। सो व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स? द एनिमल्स विच कैरी द फॉरेन जीन आर कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया डीएनए या जीन, we got the transgenic microorganism। प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो ट्रांसजेनिक प्लांट जैसे फ्लेवर सेवर, गोल्डन राइस, आपने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े। टुडे वी आर स्टडिंग हियर द ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि जिसके अंदर फॉरेन जीन है डाला गया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, तो कैसे बनाएंगे, मतलब व्हाट इज हाउ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल लगता है? सबसे पहले आपको डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने पहले भी करा है। देन यू मस्ट हैव द वेक्टर डीएनए, देन यू विल ज्वाइन बोथ ऑफ द डीएनए, मतलब डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर डीएनए, both are joined together with the ligase enzyme and form the recombinant DNA। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? rDNA। ठीक है, अब rDNA को इंट्रोड्यूस किया जाएगा होस्ट के अंदर, एनिमल के अंदर, सो दैट यू कैन गेट, मतलब इट विल मल्टीप्लाई एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। अब जीन जो आपने डिजायर्ड जीन डाला था, डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, mRNA बनाएगा, mRNA से प्रोटीन बनेंगे। देन टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ एक्सप्रेसिंग, मीन्स रिकॉम्बिनेशन हुआ तो उसने अपने आप को जब एंटर किया वो ट्रांसजेनिक एनिमल में, अपने आप को वो क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। ओके, एंड देन देयर इज अ मॉलिक्यूलर फार्मिंग, मीन्स वी कैन हैव दैट पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, जैसे काऊ के मिल्क में काऊ के अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया दैट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन मिल्क प्रोटीन। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उसका रोल हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसजेनिक शीप है, ट्रांसजेनिक काऊ है, ट्रांसजेनिक गोट है, ट्रांसजेनिक माइस है, यानी कि सबके अंदर क्या किया गया? फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि उनसे हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। ओके, सो अब तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल? विच कैरी फॉरेन जीन्स, गेटिंग, जिसके अंदर क्या है? फॉरेन जीन है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, हाँ जी बेटा, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Before to start, I just want to tell that what are the advantages of the transgenic animals. First advantage is the biological product, means the medicines which are used to treat the human diseases, they basically have the biological product, but they are often very expensive to make, and so the genes are transferred so as to get the desired product। okay, means एक पर्टिकुलर जीन जो एक पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है, उस जीन को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन, means for the production of the antitrypsin which is used to treat the emphysema। okay, that we have already studied emphysema, respiratory disease। तो उसको ट्रीट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर जीन दैट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड एंड वी विल गेट द अल्फा एंटीट्रिप्सिन विच इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कैनर में आप चेक करिए, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। फिर है अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन क्या है? जो कि एक मिल्क प्रोटीन है, ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो काऊ के अंदर ट्रांसजेनिक काऊ, यानी कि जो जीन इस अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस करता है, उस जीन को काऊ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाउ द काऊ मिल्क कंटेन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, यानी कि ह्यूमन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वो हमें काऊ मिल्क के अंदर मिल रहा है, और कितना मिल रहा है? उसका अमाउंट क्या है?
2.4 ग्राम पर लीटर। ओके, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत ध्यान से करना है कि अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन जो कि ट्रांसजेनिक काउ से प्रोड्यूस हुआ है, इसका जो अमाउंट है प्रोटीन का कितना है 2.4 ग्राम पर लीटर। और जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी दैट इज द रोजी। ओके, दिस ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड। फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिंथेसाइज किए गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 सिंथेसाइज किया गया फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। फिर है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। देखो, कोई भी वैक्सीन हमने डायरेक्टली हम ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दैट वैक्सीन। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एनिमल्स पे टेस्टिंग की जाती है। तो वैक्सीन सेफ्टी, उसकी सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर यूज्ड फॉर द वैक्सीन सेफ्टी। ओके, केमिकल सेफ्टी सिमिलरली इसी तरीके से जो कोई केमिकल यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिन बन रही हैं, केमिकल्स हैं डिफरेंट, उनका क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर देयर टू गेट द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। फिर है नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जीन्स जो हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट किए गए ताकि उनकी पर्टिकुलर जीन का ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असर हो सकता है उसे स्टडी किया जा सके। कौन सा जीन कौन से पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है, जैसे फर्ज करो इंसुलिन ही है, अब इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है ताकि उसकी नॉर्मल प्रोडक्शन हो सके, लाइक वाइज। ओके, फिर है स्टडी ऑफ डिजीजेज की, जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उनके क्या कॉजेज हैं, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, अल्जाइमर डिजीज़ है, और बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं, कैंसर है, यानी कि जो कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं, जीन्स उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर उनका डिजीज़ को स्टडी किया जाता है, उनमें वो जीन ट्रांसफ़र करके, सो एज टू नो द पैटर्न हाउ द डिजीज़ अकर, हाउ इट कैन बी क्योर्ड एटसेट्रा। देन ग्रोइंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स, यानी कि जो लीवर है, पेंक्रियाज है, अगर किसी के अंदर किसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट किए गए हैं टू हैव द स्पेयर पार्ट्स, लिवर, पेंक्रियाज, किडनी एंड ऑल दैट। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, अगेन to replace the defective part, the transgenic animals they are used. Okay, then production of clones, even the clone means exact similar copy of a person that can be created, even human की भी एक कॉपी क्रिएट की जा सकती है, डिफरेंट कॉपीज क्रिएट की जा सकती हैं, रादर तो क्लोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो GEAC, आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि क्या हद है बायोटेक्नोलॉजी की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी एक लिमिटेशन है कि वो ऐसे ही किसी की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रेगुलेशंस दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी कि आप जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे उसके लिए परमिशंस चाहिए, आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आपको यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन, यू मस्ट हैव अथॉरिटी, यू मस्ट हैव मीन्स दैट permission you must have to do all the things at that level. Okay, so these are the advantages of transgenic animals. Okay, now I will discuss one by one all the transgenic animals that are there in your syllabus. Yes students, now I am going to tell you few example of the transgenic animal. The very first example is the transgenic fish. अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल जिनके अंदर फॉरेन जीन है। अब ट्रांसजेनिक फिश का मतलब क्या है, देखो इसमें मैं बताऊँ, नॉर्मल एग लिया गया और जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पर्म लिया गया, बोथ आर अलाउड टू फ्यूज। नाउ द ऑर्गेनिज्म दैट विल डेवलप्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ normal egg and the modified sperm that will be bigger than the normal one, तो उसका साइज जो होगा वो कहीं बड़ा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। जो ट्रांसजेनिक हमें फिश मिली, ट्रांसजेनिक साल्मोन जो हमें मिली उसके अंदर क्या होगा, एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि उसके अंदर जो जीन डाला गया था, मॉडिफाई करा गया था, that is responsible for the synthesis of growth hormone. Now what will happen when that embryo develop, there is the more synthesis of growth hormone and that led to the increase in the size of fish. Okay, तो जो transgenic fish create की गई, that is to have the fish that is bigger in size. Okay, mass production उसका जो है वो ज़्यादा हो। Okay, फिर है ट्रांसजेनिक चिकन। देखो ट्रांसजेनिक चिकन में क्या है, चिक्स के अंदर एक वायरस है एवियन लिपोसिस
this is virus, ALV virus, that is dangerous to the chicks. Now the scientists, they developed this virus resistant variety of the chicks by introducing that particular that is the defective gene, that is defective genome of the virus into the host, into the chicks, and like that they got the transgenic chicks. Okay, then the transgenic mice. देखो माइस जो हैं रिसर्च वर्क के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल है. वैक्सीन टेस्टिंग है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है, सब चीज़ों के लिए, इवन एज दे वर्क एज ए बायो रिएक्टर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और ट्रांसजेनिक माइस को ही क्यों कंसिडर किया जाता है, मतलब इन सब कामों के लिए, क्योंकि शॉर्ट ऑस्ट्रस साइकिल है, जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ बहुत सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं, इजीली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जा सकती है, एम्ब्रियोज को इजीली कल्चर किया जा सकता है. तो रैट इज़ वन ऑफ वेरी गुड मटेरियल फॉर द दीज ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च एंड ऑल द वर्क्स. ओके, then there is transgenic rabbits, that is also most promising material that for the transgenesis, that is the transgenic rabbit. क्योंकि इसमें जो कोई भी जीन आप ट्रांसफ़र करते हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, that gene is expressed in the mammary gland and that protein we can recover from the milk. Okay, तो molecular farming के लिए जो rabbits हैं that are also very good. जैसे इसके अंदर क्या किया गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, एंटीट्रिप्सिन है, इंटरल्यूकिन, ये सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं. ये इनको जो सिंथेसाइज करने वाले जो जीन्स हैं that are introduced into the transgenic rabbit and they expressed in the mammary glands, and from the milk we can get these proteins. Okay, and they can be used for the various purposes. Okay, then transgenic goat, again आपने जो जीन ट्रांसफर किया है that will be expressed in the mammary tissue and from the milk you can get that protein. Okay, then transgenic sheep, again the sheep, it is also very good because the gene which is transferred into the sheep that can help in the synthesis of blood clotting factor. These all are in the mammary gland. मतलब उसके मिल्क से हमें ये सारे प्रोटीन्स मिल सकते हैं, एंटीट्रिप्सिन, बोविन बीटा लैक्टा ग्लोबुलिन जीन. ओके, देन ट्रांसजेनिक पिग्स. देखो ट्रांसजेनिक पिग बनाने की हमें क्या ज़रूरत है, बिकॉज टू हैव द मोर साइज ऑफ द पिग्स, meat production will be more, and moreover they are used as the bioreactor for the synthesis of various type of the proteins. ट्रांसजेनिक समझ आया आपको कि जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया है. फिर है ट्रांसजेनिक डॉग. अब देखो डॉग की क्या इंपॉर्टेंस है, डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA में अटैक हुआ, देन डॉग्स दे जस्ट स्मेल्ड द डेड बॉडीज और द पीपल दैट वर लिविंग ऑल्सो अंडर द हीप ऑफ द बिल्डिंग डिवास्टेड मटीरियल्स, है ना. तो वो उनकी जो स्मेल पावर है वो बहुत अच्छी होती है. देन वी हैव द ट्रांसजेनिक काउ इज मिसिंग. ट्रांसजेनिक काउ हमने नहीं करा, दैट इज़ द रोजी, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसजेनिक काउ. इसमें क्या है कि जो जीन ह्यूमन मिल्क के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन है अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन, उस जीन को काउ के अंदर कर दिया गया ट्रांसफ़र. तो जो काउ का मिल्क होगा उसके अंदर अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन जीन प्रेजेंट होगा. तो इट्स वेरी गुड कि जो मदर मिल्क से मिल रहा है, ह्यूमन मदर मिल्क से प्रोटीन मिल रहा है, वो हमें गाय के दूध के अंदर भी मिलेगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक काउ. रोजी मैंने आपको इसका नाम बताया ही था, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी. फिर है एंडी. एक्चुअली क्या है, जेली फिश के जो है इसका DNA क्या कहा गया, DNA ऑफ द फ्लोरिसेंट जेलीफिश दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द एग ऑफ द rhesus monkey. ध्यान से सुनना कि जो DNA था जेलीफिश का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया rhesus monkey के एग के अंदर. नाउ इट गिव द स्टिमुलस टू द एग एंड द एग स्टार्ट डिवाइडिंग. मतलब वो फ्यूज हो गया और मतलब एम्ब्रियो बन गया और एक्टिवेट होकर डिवाइड करने लग गया. एंड द ऑर्गेनिज्म दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट इज द rhesus monkey का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, द नेम वाज एंडी. द फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दिस. कैसे बना कैसे वो कि DNA ऑफ जेलीफिश दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग ऑफ rhesus monkey and that stimulate the division of the embryo and it led to the formation of the
फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी दैट इज कॉल्ड एंडी। एक्चुअली एंडी क्या है, इंसर्टेड डीएनए। अगर आप ध्यान से देखो उसको ऐसे पढ़ना है आपने, एंडी उसका नाम है ट्रांसजेनिक मंकी का, बट इट इज इंसर्टेड डीएनए। ओके, इंसर्टेड डीएनए। ओके, तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, कि क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, हमने ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ लिया, और अब हमारा जो ये टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर है। ओके, इन सब क्वेश्चंस को अपने ध्यान से करना है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इसको एज ए प्रोजेक्ट बनाते हैं +2 में, और बहुत सारे बच्चे +2 के बाद इसे अपनी एक मेन फील्ड की तरह भी ऑप्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Yes beta, now these are the applications of genetic engineering. We have almost studied all the concepts that are related to the biotechnology and its application. Now it's time to compile all the applications. First is the molecular analysis of disease, यानी कि किसी बीमारी के molecular level तक जाने में हमें बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत हेल्प करती है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, तो व्हाट वाज द मॉलिक्यूलर बेसिस दैट वाज इजीली स्टडीड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन अबंडेंस, यानी कि जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, या इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरफेरोन्स हैं, इन एंटीट्रिप्सिन है, इन सब जो बहुत सारे प्रोटीन्स हमने पढ़े, इन सब की प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे करनी हो तो हमने पढ़ा हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड for the production of these protein. Then lab diagnostic application, जैसे कि एड्स को डायग्नोज करना, now in lab it can be diagnosed easily, PCR we can get the multiple copies. Okay, so lab diagnose applications are possible due to the genetic engineering. Next, gene therapy, that is the replacement of the faulty gene with the correct gene, that is also the product of the genetic engineering. Okay, प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही अगर किसी बीमारी का एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही पता लगाना है तो एमनियोटिक फ्लूइड को स्टडी किया जा सकता है एंड वी कैन डायग्नोज एनी काइंड ऑफ द डिसऑर्डर। ओके, देन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, बहुत सारी ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप हो गई हैं ट्रांसजेनिक, जैसे हमने फ्लेवर सेवर पढ़ा, गोल्डन राइस पढ़ा, बीटी कॉटन पढ़ा, तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट हुई। इसी तरीके से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटीज़ मार्केट में हैं। तो व्हाट आर दीज मीन्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ऑल दीज वैरायटीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज इंक्रीज्ड। ओके, देन एप्लीकेशन टू फोरेंसिक मेडिसिन, एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन का मतलब है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, दैट इज वाइडली यूज टू नो द पेरेंटल, मतलब इफ वी वांट टू नो द पेरेंटल बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन देन बाय द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और टू फाइंड आउट एनी क्रिमिनल इवन देन इट इज यूज्ड to find out all the concepts like that. Okay, so these is also possible due to genetic engineering. Then industrial application, microorganism, transgenic microorganism, they wide varieties of these have been developed and which are used to increase the production of various enzyme, detergents, even medicines also. So this is a industrial application. Then application to animals. In case of the human being, if we consider test tube babies are possible to overcome the infertility. So genetic engineering playing role in at every aspects of the life. Okay, then evolution means it's play important role recombinant DNA technology because it joins some missing links to the evolution. Okay, right, so these all are the applications of the genetic engineering that we have studied one by one, and here we have compiled up all the applications of genetic engineering. Yes beta, now there are some other concepts that are related to this particular chapter. What are the ethical issue? देखो ethics क्या होते हैं? Ethics, that is a rule of conduct of a community that particularly decide कि एक particular activity that is lawful or not, that are called ethical issues. Okay, या ethics कहते हैं हम जिसे. Okay, अगर हम बात करें बायो एथिकल की तो क्या कंसर्न है बायो एथिकल का
कि जिस तरीके से जीन एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, दैट वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज़। ओके, देन सेकंड, आज जो हमें इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहे एनवायरनमेंट के ऊपर, आने वाले समय में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हों, जिस तरीके से जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, देन जो ह्यूमन के जीन हैं वो डॉग में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, पिग के जीन इंसान में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, मीन्स कोई भी जीन किसी के अंदर भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो जो ह्यूमननेस का कॉन्सेप्ट है वो डायल्यूट होता जा रहा है। ओके, फिर एनिमल्स का जो स्टेटस है वो क्या है, बायोरिएक्टर्स, मीन्स दे आर द फैक्ट्री फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग पीपल, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए दे आर जस्ट द फैक्ट्री, मीन्स फॉर द, अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है तो वी हैव द ट्रांसजेनिक प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो will be there. Okay, then disrespectful to the living beings, means क्योंकि इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कोई भी, चाहे वो एनिमल है, इंसेक्ट है, कोई भी है, तो दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज दे आर यूज्ड टू द मैक्सिमम। मतलब अगर किसी से कोई प्रोडक्ट लेना है तो दैट इज़ यूज अप टू द मैक्सिमम, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस उसके प्रोडक्ट की वैल्यू है अगर उससे हमें वो मिलता है तो। ओके, तो दैट इज़ यूज्ड एट द इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक कमेटी है, दैट इज़ GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो ये डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो पेटेंट करती हैं प्रोडक्ट्स को लेकर। पेटेंट का मतलब है दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड अथोराइजेशन टू द इन्वेंटर टू यूज़ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज पेटेंट। ओके, तो अब जैसे US की एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी ने एक बासमती राइस को पेटेंट करा, और हाउ एवर दैट बासमती राइस मीन्स दैट इज़ मीन्स जनरली उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, उसका कलर, उसका जो एरोमा है, उसका टेस्ट जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नोन फॉर दैट। ओके, तो बासमती राइस इट इज़ पेटेंटेड बाय द US कंपनी, एंड however that basmati rice, that is the from the Indian basmati variety, when it was crossed with semi dwarf variety, then the basmati rice variety created by the US, and they claimed it to be the patent for them, so they have the right to means they do the trade for that particular basmati rice. Okay, then आजकल genetically modified crops जो हैं, plants हैं, इतने फास्ट यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, कोल्ड रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंट है, तो मतलब बहुत फास्ट इनका यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। फिर इस सब के चक्कर में जो नॉन टारगेट स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के दौरान द नॉन टारगेट स्पीशीज़ आर आल्सो गेट अफेक्टेड। देन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के कारण वी आर क्रिएटिंग सुपर वीड्स, जो कि फिर किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं होंगे। सुपर वीड हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं, बट दे विल बिकम सुपर वीड्स एंड दे विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में चेंज द फंडामेंटल वेजिटेटिव नेचर ऑफ द प्लांट, क्योंकि हम तो जीन पे जीन उसके अंदर अपनी मर्जी के इंट्रोड्यूस करने पे लगे हुए हैं कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाए, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए, पर उसकी जो बेसिक नेचर है, जो ओरिजिनल नेचर है, कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आजकल जो क्रॉप्स हैं उसकी सेफ्टी का क्या मतलब, वो एलर्जिक भी हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, एंड इट मे कॉज सम अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। Then transgene may move from plant to the gut microflora and cause the antibiotic resistance, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे भी ट्रांसजीन मूव कर सकते हैं एंड कॉज अ रेजिस्टेंस। देन पॉसिबल, फिर कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारी बॉडी क्या डेवलप कर लेगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूटेशन, नोबडी कैन निग्लेक्ट कि जो ट्रांसजीन, आप जीन मैनिपुलेशन कर रहे हो, अगर वो जीन जाके म्यूटेट कर गया तो उसका कुछ और ही इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। देन न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये तो आज का ही कॉन्सेप्ट है। कैसे क्या है, ये माना जा रहा है कि जो चाइना में जो ये वैरायटी, ये कोरोना वहाँ से आया है और वहाँ की लैब से निकला है। ओके, तो क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन करते 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 कुछ नए इन्फेक्शियस एजेंट क्रिएट हो जाते हैं, एंड द मेजर रिस्क इज दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम द लैब। अब कुछ नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड
और नॉट, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अगर वहाँ से क्रिएट हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम सब कुछ क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो डाउट, बट देयर इफेक्ट वी कैन सी कि किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं कि सब कुछ रुक गया है ना। तो दे कैन एस्केप फ्रॉम द लैब टू द एनवायरनमेंट एंड कॉज द डेंजरस इफेक्ट्स, जो हम सब इसके मतलब हम गवाह हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर एस्केप हो सकते हैं और कुछ भी डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है आज के टाइम के लिए। GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मीन्स जो भी कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहा है उसको अप्रूव किया जाए, लेकिन जो इस बातों को नहीं मानते, इन लॉज को नहीं मानते, तभी ऐसे रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। ओके, सो ये बात भी पढ़नी बड़ी ज़रूरी थी कि बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी एडवांसमेंट्स कर दी, यानी कि इंसान की सोच से परे की बातें हो गई बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, पर उसके इफ़ेक्ट्स भी फिर बाहर हो गए कंट्रोल से, वो हम देख ही रहे हैं। ओके, इवोल्यूशन, एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और अगर हम बात करें इवोल्यूशन पैटर्न के ऊपर, क्योंकि हमने तो जीन मॉडिफाई कर दिया ना, हमने एक पर्टिकुलर जीन को सिलेक्ट कर लिया और उसी की मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट ही हम चाह रहे हैं, हम दूसरे नहीं चाह रहे, तो हमने सारा इवोल्यूशन पैटर्न ही चेंज कर दिया। बायोडाइवर्सिटी में इसका इफेक्ट क्या होगा? ओके, सो मेनी अदर इफेक्ट्स आर देयर विच आर ड्यू टू दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। Yes beta, now these are the few more topics that are very important to 2 marks definition. Next is biopatent. Earlier also I have discussed patent का मतलब क्या है, that government give the authorization to the inventor to use that particular information, means it is the authorization of the inventor to prevent others from commercial use of his invention. तो बायोपेटेंट किन चीज़ों पे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स पे किया जाता है, सेल लाइंस पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पे, डीएनए सीक्वेंस पे, प्रोटीन्स जो एनकोड करते हैं पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स, उनके क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या प्रोसीजर होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का, और उन प्रोडक्ट्स की क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो दीज ऑल कैन बी पेटेंटेड। और समटाइम्स देखो बायो पेटेंट होने से क्या है कि एक अथोराइजेशन हो गई उस पर्टिकुलर कंपनी के पास, इन्वेंटर के पास, दैट इट कैन यूटिलाइज इट टू द फॉर इट्स ओन। ओके, हाँ जी बेटा, समटाइम्स जो ये अथोराइजेशन है जैसे बायो पेटेंट है, समटाइम इट इज़ कैंसल्ड, जैसे 1995 में यूज़ ऑफ टर्मरिक इन द वाउंड हीलिंग दैट वाज पेटेंट एंड बट इट वाज लेटर ऑन कैंसल्ड। व्हाई? बिकॉज रिसेंट रिपोर्ट्स दिस शो that use of turmeric in wound healing, it has been used in India from the last so many centuries. Okay, next आता है हमारे पास बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है कि some multinational companies and some big industries, means multinational companies and organization, they are using, means unauthorized utilization of the biopatent resources of some other countries without the proper permission from them, that is called biopiracy. जैसे कि ब्रेजीन है, it is a protein that is a 2000 times sweeter than the sugar and it is a low calorie sweetener, मतलब 2000 ज़्यादा गुना मीठा है ये चीनी से, एंड इट इज़ पेटेंटेड, इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इट इन द वेस्ट अफ्रीका, but USA patented the gene encoding the brezine. They isolated that gene and sequenced it and patented it USA. However, this is biopiracy. The reason behind this, because brezine, it has already been as used for the sweetener, as sweetener in West Africa from many centuries. Okay, but it has been the gene encoding for this, it has been isolated, sequenced, and even it is incorporated into the maize, and from the kernels they isolated the brezine protein. Okay, then next is from the Thailand, that area, the 200 strain of marine fungi that were taken by the British University of Portsmouth, and they use these marine fungi
for the treatment of various diseases and patented these marine fungi. However, these are the Thailand accused them, the British University of Portsmouth, to return the 200 strain of marine fungi because they have taken the strain of fungi, rather they are using also the strain of fungi without the permission of this Thailand. Okay, so this is the biopiracy. Another case is the biopiracy. तो ये बड़ा important है, biopatent क्या है, biopiracy क्या है. Okay, yes beta, now it is the last topic of this chapter. What is biowar? Biowar means that war which is fought by using the bioweapon. Means बायोवेपन्स का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना किसी जगह के लोगों को मारने के लिए, प्लांट्स को डिजीज़ करने के लिए, एनिमल्स को डिजीज़ करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को डिजीज़ करने के लिए, दैट इज़ बायोवार. यूएस बायोवेपन का एक कॉन्सेप्ट आता है 1942 में. अराउंड 5000 बॉम्ब्स दैट फिल्ड विद द बैसिलस एंथ्रेसिस दैट वर प्रोड्यूस्ड. आपको पता है जब ये बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स कॉज करने वाले बैक्टीरिया पूरे एनवायरनमेंट में हो जाएंगे एंड कॉज एंथ्रेक्स. ओके, डिजीज़ किस तरीके की हो सकती हैं, एंथ्रेक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, फीवर, और आज का जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं इसे भी एज ए बायोवेपन कहा जा रहा है, दैट इज़ द कोरोना कोविड-19. तो ये भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, है ना. तो क्या है, वायरस है that attack on the respiratory tract, lungs and that may cause the death of the person. Okay, क्यों यूज़ किया जाता है बायोवेपन्स को? लो कॉस्ट है और इससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं. सो मतलब एक अच्छा तरीका है लोगों के लिए एज ए बायोवार. ठीक है, और प्रोटेक्शन क्या की जा सकती है, रेस्पिरेटरी मास्क का यूज़ कर कर, वैक्सीनेशन का और एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर कर. अब जैसे हमारे पास कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं है, बट वाई वी पीपल आर एट होम, बिकॉज if we will stay at home only then we can be safe. Okay, if it's very urgent to go out then take precautionary measure. Okay, so that are certain things that we should follow. तो बायोवॉर तो समझ लो कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज एरा, आज के दिन की बात है कि जो हम कोविड-19 देख रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. यू शुड कंप्लीट दिस चैप्टर थॉरली, रीड इट, do all the NCERT question, all MTG objective questions. Okay, you should do each and every concept of this particular chapter because very important chapter it is. Okay, take care.